हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है, कैंसर किन कारणों से होता है, कितने टाइप्स का कैंसर होता है, और अगर कैंसर होता है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं, अगर है तो क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर होता क्या है। कैंसर इज अ कंडीशन जहां पे हम देखते हैं हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। ठीक है, हमें पता है हमारे बॉडी के जितने भी सेल है वो ग्रो कर रहे हैं, या हमारी बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हम छोटे से बड़े हुए हैं, तो हमारी बॉडी में सेल डिवाइड हुए हैं। ठीक है, एक सेल के दो सेल, दो के चार सेल, चार के आठ सेल, तो सेल डिवीजन होते रहा है हमेशा। और यही सेल डिवीजन के कारण हमारा बोन स्ट्रक्चर बढ़ा है, मसल्स बड़े हैं, ऑर्गन का साइज बढ़ा है, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो है उसकी ग्रोथ हुई है। तो ऐसे में जब बॉडी के कुछ सेल अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं, यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करते हैं, मतलब सेल्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो होती है, ऐसे कंडीशन को हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बोलते हैं इट इज अ एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड पर्पसलेस डिवीजन ऑफ द सेल। तो जब सेल जो है वो एबनॉर्मली ग्रो करते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रो करते हैं और पर्पसलेस डिवीजन शो करते हैं, मतलब ये जो ग्रोथ सेल है, ये जो सेल डिवाइड हो रहे हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता, वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड और पर्पसलेस डिवीजन जब होता है सेल का, तो ऐसे में ये एक मास ऑफ सेल बनाता है, सेल का एक गुच्छा बनाता है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल का गुच्छा होता है, जिसको हम ट्यूमर या कैंसर बोलते हैं। द मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ट्यूमर या फिर कैंसर। ठीक है, तो कैंसर क्या है, हमने बोला एक एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, पर्पसलेस डिवीजन होता है सेल का। ठीक है, सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, और सेल का एक गुच्छा, एक मास फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैंसर या ट्यूमर। तो इसी का नेक्स्ट पैराग्राफ हम अभी डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, सो देखते हैं इसमें, तो हम इसी को ट्यूमर बोलते हैं, बोला था हमने। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द ट्यूमर। ठीक है, तो ट्यूमर ये दो टाइप का हो सकता है, मैलिगेंट हो सकता है या बेनाइन हो सकता है। मैलिगेंट ट्यूमर यानी कैंसरस ट्यूमर, जिसके वजह से डेथ हो सकती है, और बेनाइन ट्यूमर जो है वो इतना कैंसरस नहीं होता। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कैंसर। मैलिगेंट ट्यूमर का मतलब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ कैंसरस ट्यूमर जो कि डेथ कॉज कर सकता है। इट इज अ कैंसर एंड हैज एबिलिटी टू इन्वेड अदर टिश्यू। तो अदर टिश्यू में भी ये कैंसर, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो अपना कैंसर स्प्रेड कर सकता है। तो बेसिकली कैंसर का मतलब होता है दैट इज एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, पर्पसलेस डिवीजन ऑफ द सेल। ठीक है, जो कि एक मास ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सेल जो है वो ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ट्यूमर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ये आगे स्प्रेड हो सकते हैं अदर एरियाज में, और अदर एरियाज में भी कैंसर को स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कैंसर हम देखते हैं इट हार्म्स द बॉडी व्हेन कैंसरस सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड फॉर्म न्यू लम्प्स ऑफ मासेस ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म ये ट्यूमर ही होते हैं, नए नए जो ट्यूमर फॉर्म होते हैं ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर। कैंसर अलग अलग एरिया में स्प्रेड होते हैं और नए नए कैंसर के लम्प्स बनते हैं, नए नए ट्यूमर फॉर्म होते हैं, और ये नए नए जो ट्यूमर होते हैं इनको नियोप्लाज्म बोला जाता है, एक्सेप्ट ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में कोई ट्यूमर फॉर्म नहीं होता, बल्कि ब्लड में WBC का नंबर बढ़ता है। ठीक है, ब्लड में WBC का नंबर बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ट्यूमर्स कैन ग्रो एंड इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग। तो ये ट्यूमर हमारे बॉडी में अब ग्रो होते हैं। ये जो ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर का मतलब गुच्छा, कैंसरस सेल का ये जो गुच्छा होता है ये ग्रो होता है, और ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में जो है वो एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है, यानी नॉर्मल फंक्शनिंग में अफेक्ट करता है। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को रेगुलेट नहीं होने देता। इट अल्टर्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट ऑल्सो इट इज वन ऑफ द मेन किलर डिजीजेस नाउ डेज। तो आज के कंडीशन में कैंसर ये जो डिजीज है, इस पे कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा डेडली डिजीज होता है। जो फिजिशियंस और जो रिसर्चर इस पे वर्क करते हैं, जो इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, इसकी डायग्नोसिस करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स को हम, ऐसे फिजिशियस्ट को या ऐसे रिसर्चर को हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वी कॉलिंग इट एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कैंसर, और इस पे जो रिसर्च कर रहे हैं, इसके जो डॉक्टर्स, जो फिजिशियंस है, जो इस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स को ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, ट्यूमर्स में डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी। ये ट्यूमर्स बॉडी में कहीं पे भी डेवलप हो सकते हैं, कैंसरस ट्यूमर्स कहीं पे भी डेवलप हो सकते हैं। हाउएवर सारे ट्यूमर जो है वो डेडली नहीं होते। ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस। ठीक है,
ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस। तो इसमें दो टाइप के ट्यूमर होते हैं बोला हमने, एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर जो है वो नॉन कैंसरस होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेनाइन ट्यूमर के बारे में। बेनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, इन्हीं को नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बोला जाता है। तो बेनाइन ट्यूमर हम बोलते हैं इट अटेन क्वाइट अ लार्ज साइज, तो ये इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है, बट रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ इट्स ओरिजिन। तो ये हमेशा अपनी एक ही साइट पे रेस्ट्रिक्टेड होता है, ये कहीं पे स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, इट इज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये अदर पार्ट ऑफ बॉडी में स्प्रेड नहीं होता, नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन्स दैट द बेनाइन ट्यूमर आर नॉट ट्रबलसम। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बेनाइन ट्यूमर जो है वो कोई ट्रबल कॉज नहीं करेगा। ध्यान दो, बेनाइन ट्यूमर हमने बोला जो कि नॉन कैंसरस होता है, जनरली कैंसर कॉज नहीं करता, एक ही जगह पे होता है, बॉडी के एक ही पार्ट में होता है, इधर उधर स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई दिक्कत, कोई ट्रबल कॉज नहीं करता। एक बेनाइन ट्यूमर होता है जो ट्रबल कॉज करता है, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर सिर्फ ब्रेन में डेवलप होता है और ये और कहीं पे स्प्रेड नहीं होता, लेकिन एक बार ब्रेन ट्यूमर अगर हो जाता है तो वो कैंसर जो है वो डेडली होता है। ठीक है, अब ब्रेन ट्यूमर में कॉज डेथ बिकॉज ऑफ द ब्रेन स्क्वीज्ड अगेंस्ट द हार्ट स्कल। तो ब्रेन ट्यूमर कैसे डेथ कॉज करता है, तो ब्रेन में ये ट्यूमर बढ़ते 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 जाता है। तो ट्यूमर अगर बढ़ेगा तो ब्रेन जो है वो आउटवर्ड पुश होगा, इट विल पुश टुवर्ड्स द स्कल, स्कल के तरफ वो पुश होगा। अगर सिंपल सी बात है, एक छोटी सी रूम में आप इतने लोग भर दो जितनी जरूरत नहीं है, तो वो बाकी के लोग पुश होंगे ना दीवार के तरफ। ठीक है, तो वैसे ही एक ट्यूमर अगर फॉर्म होता है इनसाइड द ब्रेन, तो ब्रेन को जगह नहीं मिलती और ब्रेन पुश होता है टुवर्ड्स द हार्ट स्कल, और ब्रेन को प्रॉपर जगह नहीं मिलने के कारण ब्रेन के सेल्स जो है वो स्ट्रेस में जाते हैं, जिसके कारण वो अल्टीमेटली वर्क करना बंद कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ब्रेन हैमरेज हो सकता है ब्रेन ट्यूमर की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखने को मिलती है, दैट इज ब्रेन ट्यूमर के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वजह से इसकी डेथ होती है। मोर एवर द बेनाइन ट्यूमर में समटाइम्स बिकम मैलिग्नेंट। तो कभी कभी बेनाइन ट्यूमर भी मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकता है। एक लोकल ट्यूमर होता है बेनाइन ट्यूमर जो नॉन कैंसरस होता है, बट ये आगे मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एडिनोमा एक बेनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है, जो कि स्किन में या एपिथेलियल सेल्स में फॉर्म होता है। एपिथेलियल सेल्स का जो ट्यूमर होता है, ठीक है, जो हमारी लाइनिंग्स होती है, म्यूकोजल लाइनिंग बोलो, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, उसके जो एपिथेलियल सेल होते हैं, ये सेल जब अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं तो वो एडिमा कॉज करते हैं। ठीक है, एडिनोमा। तो एडिनोमा के वजह से हम देखते हैं ये लोकल ट्यूमर होता है, बट ये लोकल ट्यूमर जब आगे मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये लोकल बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकता है, एडिनोमा कन्वर्ट हो सकता है मैलिग्नेंट में। एक फाइब्रियोइड करके है, तो फाइब्रॉइड हम देखते हैं कि जो वुमेन्स होती है जो कि चाइल्ड बियर करने की एज में होती है, दैट इज एज ऑफ 25 से लेके या एज ऑफ 18 से लेके 34-35 तक। तो जो फीमेल्स की एज होती है जहां पे वो चाइल्ड को बियर कर सकती है, ऐसे एज में उनके यूटेरस में ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, उसको फाइब्रियोइड ट्यूमर बोलते हैं। तो ये फाइब्रॉइड ट्यूमर भी जो है मैलिग्नेंट में आगे कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो एडिनोमा जो है हमारे एपिथेलियल टिश्यू का ट्यूमर है और फाइब्रॉइड जो है वो यूटेरस का ट्यूमर है, यूटेरस का कैंसर, इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर की बात करते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। बेसिकली इसका रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत हाई होता है, तो ग्रोथ रेट इसका हाई होता है, इट इज़ रैपिड। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट भी इसका हाई होता है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। ठीक है, तो ये ट्यूमर अगर होता है तो ये डेथ कॉज करता ही है, तो जनरली इसका मोर्टेलिटी रेट हाई होता है देन बेनाइन ट्यूमर। रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर कॉजेस ओवर क्राउडिंग और एंड डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सेल। तो ये जब ट्यूमर बहुत ज्यादा ग्रो करता है तो ये आजू बाजू के सेल को डिसरप्ट करता है, उनका फंक्शनिंग को डिसरप्ट करता है, उनकी ग्रोथ को डिसरप्ट करता है, क्योंकि उसका सारा न्यूट्रिशन ये ले लेता है। ठीक है, एक बॉडी में, हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल ग्रो हो रहे हैं और नॉर्मल सेल के पास में ये ट्यूमर ग्रो हो रहा है। तो ट्यूमर क्या करता है, सारा न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, और नॉर्मल सेल को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। नॉर्मल सेल का सारा न्यूट्रिशन ये ले लेता है, इसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता नॉर्मल सेल को, तो नॉर्मल सेल का फंक्शनिंग डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण हम बोलते हैं कि ये ट्यूमर और बड़ा 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 होते जाता है और ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ये बेसिकली हमारे बॉडी के सारे फंक्शनिंग को अल्टर कर देता है, सारे फंक्शनिंग को स्टॉप कर देता है, डिसरप्ट कर देता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस सेल आर स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर, ठीक है। तो ये जो ट्यूमर है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होता है आगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम बोल सकते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। जब ये ट्यूमर स्प्रेड होता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ ब्लड, तो इसके कुछ सेल हम देखते हैं द सेल्स आर स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन वाया ब्लड। तो ये ट्यूमर जो है वो स्प्रेड होता है वाया ब्लड, वाया लिम्फ, ठीक है। और ऐसे में ये ट्यूमर दूसरे दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड होके वहां पे भी ट्यूमर कॉज करता है। ऐसे कंडीशन को मेटास्टेसिस बोलते हैं। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेटास्टेसिस? इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर। कैंसर का स्प्रेडिंग हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरी पार्ट के बारे में। इसी में कितने टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर देयर, कितने टाइप्स ऑफ कैंसर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने टाइप्स ऑफ कैंसर हमको देखने को मिलते हैं? कैंसर के बेसिकली 4-5 टाइप्स होते हैं। पहला हम देखते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा की अगर हम बात करते हैं तो ये एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है। एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर जैसे कि हम देखते हैं कैंसर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हम बोल सकते हैं, लंग कैंसर बोल सकते हैं, कैंसर ऑफ स्टमक, ठीक है, एंड कैंसर स्किन कैंसर। तो जितने भी हमारे बॉडी के जो कवरिंग सेल होते हैं, जो बॉडी की लाइनिंग फॉर्म करते हैं, एपिथेलियल सेल, उनका कैंसर हम बोलते हैं दैट इज कार्सिनोमा। और ये सारे मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब होता है ये कैंसर जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं और ये डेडली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में सार्कोमा के बारे में। सार्कोमा ये जो कैंसर होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर इन द सेंस हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड है या बोन्स है उसका ये कैंसर होता है, कार्टिलेजेस है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं ब्लड तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि ब्लड का कैंसर को ल्यूकेमिया बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को यहाँ पे सार्कोमा बोला जाता है। इसमें हम देखते हैं दैट इज सबसे पहले यहाँ पे आता है बोन कैंसर, बोन ट्यूमर बोलते हैं जिसको, ठीक है, बोन ट्यूमर जिसको ऑस्टियोसार्कोमा भी बोला जाता है। दूसरा है मसल ट्यूमर जिसको मायोसार्कोमा बोला जाता है। तीसरा है कार्टिलेज कैंसर, कार्टिलेज ट्यूमर जिसको कॉन्ड्रोसार्कोमा बोला जाता है। और लास्ट में है एडिपोस टिश्यू का कैंसर यानी लाइपोसार्कोमा। हमारे लिपिड स्टोरिंग सेल जो होते हैं एडिपोस टिश्यू, उसका लाइपोसार्कोमा हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोमा। लिम्फेटिक सिस्टम का जो कैंसर होता है उसको लिम्फोमा बोलते हैं, जहां पे लिम्फ नोड्स और लिम्फ टिश्यू में कैंसर होता है। तो कैंसर अराइजेस फ्रॉम लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू का जो कैंसर होता है उसको लिम्फोमा बोला जाता है। लिम्फेटिक टिश्यू जैसे कि लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ नोड में कैंसर होता है, स्प्लीन में कैंसर होता है, ठीक है। लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ इम्यून सिस्टम, टॉन्सिल्स वगैरह में भी कैंसर हो सकता है। तो अलग अलग जगह पे जब कैंसर होता है तो ऐसे कंडीशन में इस कैंसर को लिम्फोमा बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ल्यूकेमिया के बारे में हम बात करते हैं। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ ब्लड जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड WBC का नंबर बढ़ जाता है, व्हाइट ब्लड सेल का नंबर जो है बहुत एक्सेसिव हो जाता है, एक्सेसिव फॉर्मेशन होता है व्हाइट ब्लड सेल का, ल्यूकोसाइट्स का, ठीक है। पीपल सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया हैव वेरी हाई ल्यूकोसाइट काउंट। इनका ल्यूकोसाइट काउंट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये ल्यूकोसाइट कोई काम के नहीं होते, इट इज नॉन फंक्शनल। ये किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी पैथोजन को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है। तो बहुत सारे इमेच्योर एबनॉर्मल WBC डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। द ब्लड कंटेन्स मिलियंस ऑफ एबनॉर्मल इमेच्योर WBCs ल्यूकोसाइट्स दैट आर इनकैपेबल ऑफ फाइटिंग विद इन्फेक्शन। ये किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने के काबिल नहीं है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया सच एस मोनोसिस्टिक ल्यूकेमिया एंड लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो ऐसे कुछ ल्यूकेमियाज के ये टाइप है, मोनोसिस्टिक एंड लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये बेसिकली ऐसा टर्म है जिसमें हम देखते हैं सिर्फ ब्लड सेल WBC का इंक्रीजमेंट हो रहा है और इसके वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे एबनॉर्मल सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे बॉडी में से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है ड्यू टू लो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती प्रॉपरली। इसके अलावा बॉडी में से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होने की वजह से भी पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा WBC काउंट बढ़ने से भी पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये जो है ये हम देखते हैं ल्यूकेमिया के बारे में। और लास्ट हम देखते हैं दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा हम देखते हैं ग्लैंड्स का जो कैंसर होता है, ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड का कैंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर, एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्यूलर कैंसर होता है, जो हमारे ग्लैंड्स में कैंसर होता है, उसको एडिनोकार्सिनोमा बोला जाता है। तो 5 टाइप के कैंसर है। सबसे पहले हमने देखा कार्सिनोमा जो कि कैंसर है एपिथेलियल टिश्यूज का। दूसरा है सार्कोमा, ठीक है, जो कि कैंसर है कनेक्टिव टिश्यूज का। तीसरा है लिम्फोमा जो लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर है। ल्यूकेमिया जो ब्लड का कैंसर है। और लास्ट में हमने बात की एडिनोकार्सिनोमा जो कि कैंसर होता है दैट इज ग्लैंड्स का, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर का डायग्राम दिया है। बेनाइन ट्यूमर एक ही जगह पे है पूरे के पूरे, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, ये स्प्रेड हो सकते हैं इधर उधर, ठीक है। सो इट कैन बी स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने बोली है आपको लिम्फोमा एंड हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम के ऊपर, कि कैसे लिम्फोमा जो है वो कॉज होता है और हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम क्या होता है, किस तरीके से कैंसर इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब कॉजेस ऑफ कैंसर की बात करते हैं, कैंसर किन कारणों से होता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ कैंसर, ठीक है। अल्दो इट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर टू हाउ द कैंसर इज कॉज्ड, सेवरल फैक्टर आर नाउ नोन टू एज कैंसर कॉजिंग। तो अभी तक ये नहीं पता है कि कैसे कैंसर एग्जैक्टली होता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर है जो कैंसर कॉज करते हैं जिसको हम कार्सिनोजेनिक फैक्टर बोलते हैं। कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग फैक्टर। तो कार्सिनोजेनिक फैक्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं दैट इज केमिकल्स के बारे में, कि कौन कौन से केमिकल्स है जो कि कार्सिनोजेन का काम करते हैं, जो कैंसर को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ केमिकल्स यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि जो कैंसर को इंड्यूस करते हैं, जैसे कि निकोटीन। निकोटीन जो टबैको में होता है वो कैंसर को कॉज करता है। कैफीन, ठीक है, ये कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा कंबशन ऑफ कोल एंड ऑयल। ऑयल और कोल को जब हम जलाते हैं तो उसमें से जो सूट निकलता है, सूट यानी जो ब्लैक कलर के ड्रॉपलेट पार्टिकल निकलते हैं ना, ड्रॉप पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसके वजह से भी यहाँ पे कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे PAH भी बोला जाता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनसे भी जो है वो कैंसर जो है वो फॉर्म हो सकता है। सम सेक्स हार्मोन जैसे कि स्टेरॉइड जैसे कि मेनली फीमेल्स में ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, ये एज अ कार्सिनोजन का काम कर सकते हैं। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का जब ट्रीटमेंट दिया जाता है फीमेल को हार्मोन थेरेपी के थ्रू, तो ऐसे में फीमेल के वजाइना में या ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर कॉज होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इफ गिवन सिक्रेटेड लार्ज अमाउंट में कॉज कैंसर। तो अगर ये स्टेरॉइड बहुत ज्यादा अमाउंट में दिए जाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इट कैन कॉज द ब्रेस्ट कैंसर टू हैव हार्मोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हार्मोनल रिलेशनशिप के कारण हो रहा है, क्योंकि बहुत हार्मोन थेरेपी में ये जब यूज किए जाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं, ठीक है। कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन वुमन हु हैव अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। तो जनरली ब्रेस्ट कैंसर उन वुमन में भी होता है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं और जो हार्मोनल थेरेपी से जाती है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल्स के बाद आता है रेडिएशन। केमिकल्स जो है वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। अब रेडिएशन में हम देखते हैं एक्सरे, गामा रे, ठीक है, कॉस्मिक रेस, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेस, ये कैंसर कॉजिंग होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर इज हायर इन पीपल वर्किंग इन द वेरी सनी एरियाज। तो जो बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में खुले बॉडी से काम करते हैं, उनकी बॉडी कवर नहीं होती, तो ऐसे में उनके बॉडी में यूवी रेस जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं और जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। कैंसर कैसे होता है, तो यूवी रेज या ये कार्सिनोजेन, ये जितने भी ये केमिकल्स है, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के डीएनए को म्यूटेट करते हैं, डीएनए को म्यूटेट कर देते हैं, डीएनए में कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिससे कुछ जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने बोला कुछ केमिकल के वजह से यहाँ पे कैंसर हो रहा है, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड में ईस्ट्रोजन मेनली। ब्रेस्ट कैंसर में हमने देखा दैट इज ब्रेस्ट कैंसर होता है ज्यादातर हार्मोन थेरेपी के कारण, ठीक है, और जनरली जो वुमन ब्रेस्ट फीड नहीं करती प्रॉपरली चाइल्ड को, उनके अंदर। एक्सरे, गामा रेस, कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट रेस से ये भी होता है कैंसर। इसके अलावा वायरस से भी कैंसर होता है। वायरसेस कॉजिंग कैंसर हैव जीन्स कॉल्ड एज वायरल ऑन्कोजीन्स। तो वायरसेस के जरिए भी कुछ कैंसर होता है, जैसे कि हम देखते हैं कुछ वायरसेस में कुछ जीन्स होते हैं, उनके डीएनए में, आरएनए में कुछ जीन्स होते हैं, जो जीन्स आगे जाके कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं बुक में ये एग्जाम्पल दिए दीज वायरसेस, जैसे कि EBV, ठीक है, एप्स्टीन वायरस, एप्स्टीन बार वायरस जिसको बोला गया है, या HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जो HPV वायरस है और एप्स्टीन बार वायरस है, इनका जो डीएनए होता है वो डीएनए हमारे डीएनए के साथ, यानी हमारे सेल के डीएनए के साथ मर्ज हो जाता है। तो हमारा डीएनए और इनका डीएनए मिलके ये डीएनए मर्ज हो जाता है, हमारे जीन म्यूटेट हो जाते हैं, हमारे जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसके वजह से सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करते हैं, यानी सेल में बहुत ज्यादा कैंसरस कंडीशन देखने को मिलता है, दैट इज ट्यूमर फॉर्म हो सकते हैं। तो इनका डीएनए हमारे डीएनए के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके वजह से कैंसरस कंडीशन आती है। ऑन्कोजीन्स, हमारे बॉडी में, हमारे डीएनए में खुद ऐसे कुछ जीन्स है जिनको हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द बॉडी कॉल्ड एज ऑन्कोजीन्स, और ये जनरली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है।
सेवरल जीन्स कॉल्ड एज सेल्यूलर ऑन्कोजीन। देखो हमारे बॉडी में कुछ सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। प्रोटो का मतलब इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स होते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल सेल में देखे जाते हैं, होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जब इस पे कोई कार्सिनोजेन एक्ट करता है या कोई अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कॉज होता है, तो ऐसे रेडिएशन के कारण यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये जीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है, यानी ट्यूमर फॉर्म होने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑन्कोजीन्स जो हमारे बॉडी में पहले से ही है, बचपन से ही है, बस वो इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिवेट कर देते हैं ये कार्सिनोजेन, जिसके वजह से कंडीशन आ जाती है। और म्यूटेशन के वजह से होता है ये मोस्टली, ठीक है। तो ऑन्कोजीन्स जो इनएक्टिव है, जो जनरली कोई काम के नहीं है, बट उनमें थोड़ा सा म्यूटेशन अगर कर दिया जाए, जो कार्सिनोजेन से होता है, थोड़ा सा डीएनए में चेंज ला दिया जाए, म्यूटेशन कर दिया जाए, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो कैंसर कॉज करते हैं। बात करते हैं लास्ट में एडिक्शन। बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन होता है लोगों को, जैसे कि टोबैको चीविंग का एडिक्शन होता है, तंबाकू चबाते रहते हैं कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है वो अल्कोहलिज्म करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के भी वजह से कैंसर होता है। दैट इज स्मोकिंग, चीविंग ऑफ टोबैको लीड्स टू कैंसर ऑफ माउथ, लिप्स एंड लंग्स, ठीक है। अल्कोहल के वजह से हम देखते हैं कैंसर होता है ईसोफेगस का, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड लीवर का कैंसर होता है, ठीक है। ड्रग्स ऑल्सो कॉजेज कैंसर, जैसे कि मेरिजुआना एक ड्रग होती है, और इसके अलावा एनारोबिक स्टेरॉइड्स, ये कुछ ऐसे ड्रग्स है जिनकी वजह से भी कैंसर होता है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है आपको, ये ट्राई कीजिएगा। बाकी हम इसमें अभी डिस्कस करते हैं सूट, ठीक है। सूट हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें जलती है, ठीक है, वुड या ऑयल वगैरह जलता है, तो जो निकलता है उसमें से फ्रैगमेंट पार्टिकल छोटे छोटे, उसको सूट बोलते हैं। सूट के वजह से कैंसर होता है स्किन का और लंग्स का, ठीक है। कोल्टार हम देखते हैं, कोल्टार बेंजोपायरिन, ये वही है, दैट इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने देखा था कि केमिकल्स में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर कॉज करने के लिए, और ये बेसिकली स्किन और लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, यानी वहाँ पे कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग में हम देखते हैं जनरली एन नाइट्रोजो डाइमिथिलिन जो रिलीज होता है जब हम सिगरेट का कश लगाते हैं, धुआं जो अंदर जाता है उसमें एन नाइट्रोसो डाइमिथिलिन होता है, जो कि अगेन लंग्स का कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैडमियम ऑक्साइड, ये वॉल्केनो जो ये होते हैं, वॉल्केनो जब ब्लास्ट होते हैं तो उसमें से कैडमियम रिलीज होता है, और ऐसे एयर के कांटेक्ट में रहने से यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर मेल में होता है ड्यू टू कैडमियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा एफ्लोटॉक्सिन, ये एक केमिकल होता है जो कि मेटाबोलाइट होता है एस्परागिलस फ्लेवस में। एस्परागिलस फ्लेवस एक फंजाई है, और फंजाई के बॉडी में ये एफ्लोटॉक्सिन सिक्रीट हो रहा है। अगर इस फंजाई को कंज्यूम करोगे या गलती से वो फंजाई तुम्हारे बॉडी में एंटर करता है, तो ऐसे में ये एफ्लोटॉक्सिन सिक्रीट करेगा और ये लीवर का कैंसर कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और केमिकल याद दिया है, दैट इज 2 नैप्थिलामाइन, ठीक है, एंड 4 अमीनो बाइफिनिल। तो 2 नैप्थिलामाइन एंड 4 अमीनो बाइफिनिल, ये यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कॉज करता है। ये भी हम देखते हैं स्मोकिंग, सिगरेट के धुएं में होता है, ठीक है। जो सिगरेट का जो स्मोक होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। मस्टर्ड गैस कुछ हम देखते हैं कुछ केमिकल से मिलके बनती है, तो मस्टर्ड गैस में भी यहाँ पे कैंसरस कार्सिनोजेंस होते हैं, तो कैंसर के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये लंग का कैंसर कॉज करता है। ये गैस जनरली फैक्ट्रीज वगैरह में जो बनती है उसके कारण ये बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है, पानी में भी कंटेमिनेट हो सकती है, और ऐसे कंटेमिनेटेड वाटर को अगर तुम पियोगे जिसमें मस्टर्ड गैस मिली हुई है, या ऐसी एयर को इनहेल करोगे जो मस्टर्ड गैस जिसमें है, तो उसमें से लंग कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। निकेल एंड क्रोमियम की अगर हम बात करते हैं, तो ये कंपाउंड जो है ये जनरली खदानों में पाए जाते हैं, तो इनमें भी कैंसर, ये भी कैंसर कॉज करते हैं, जो बेसिकली लंग कैंसर कॉज करते हैं। एबेस्टोस, ये जनरली जो माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं खदानों में, वहाँ पे एबेस्टोस पाया जाता है, जो कि अगेन लंग कैंसर कॉज करता है, ठीक है। और एबेस्टोसिस नाम का एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी ये कॉज करता है। इसके अलावा डाईइथिल, ये है डाईइथिल स्टिल्बेस्टेरॉल, ये जो है ये सिंथेटिक इस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंथेटिक इस्ट्रोजन होता है, जो फीमेल में नॉर्मल इस्ट्रोजन होता है उसका सब्सटीट्यूट होता है। जब फीमेल में इस्ट्रोजन का अमाउंट कम होता है तो उनको ये सिंथेटिक इस्ट्रोजन दिया जाता है ताकि उनका इस्ट्रोजन को कंपनसेट किया जा सके, तो इट इज सिंथेटिक इस्ट्रोजन, ठीक है, सिंथेटिक इस्ट्रोजन होता है ये।
सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है जो कि जनरली एज अ सप्लीमेंट वर्क करता है। जब उनका नॉर्मल एस्ट्रोजन बहुत कम सिक्रेट होता है तो उनको ये दिया जाता है डाईइथिल स्टिल्बेस्टेरॉल, ठीक है। तो ये भी कैंसर कॉज करता है वजाइना का। तो इसको एफडीए ने, फूड फेडरेशन, ठीक है, उसने यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया था इन 1971 में ये पता चला था कि भाई ये जो है ये कैंसर कॉज करता है वजाइना का, और उसी टाइम से इसका जो भी प्रोडक्शन और रिकमेंडेशन है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। इसके अलावा विनिल क्लोराइड यहाँ पे दिया गया है। विनिल क्लोराइड एक, हम ये स्ट्रक्चर जो देखते हैं ये इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा बनता है, जो कि पॉलीविनिल क्लोराइड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पॉलीविनिल क्लोराइड इससे बनता है, और विनिल क्लोराइड भी एज अ कैंसरस सब्सटेंस कॉज कर सकता है। तो ये भी कैंसरस कार्सिनोजेन की तरह होता है, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे हम देखते हैं कि ये सारे वो चीजें हैं जिससे कैंसर हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन फ्रॉम द नीट एंड एमएसटीसीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। नीट और एमएसटीसीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, फॉर दिस एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर के क्या ट्रीटमेंट्स है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थेरेपीज विच आर एज फॉलोज। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज कैंसर में यूज की जाती है। तो पहली आती है कीमोथेरेपी और दूसरी आती है रेडियोथेरेपी, ठीक है। और भी थेरेपीज यहाँ पे सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी भी डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी में बहुत सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है। इसमें कुछ दवाइयों के नाम मैं यहाँ पे इनलिस्ट करना चाहूंगा जो बायोटेक्नोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन कुछ ऐसी दवाइयाँ है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ठीक है। तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आर सम मेडिसिन्स दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कीमोथेरेपी में बहुत सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, और ये सारी ड्रग्स जो है वो कैंसरस सेल्स की जो ग्रोथ है, जो डिवीजन कैपेबिलिटी है, उसको रोकने में हेल्प करती है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी में हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग क्या करते हैं, इट चेक्स सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं बाय डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए सिंथेसिस ही रोक देते हैं ट्यूमर सेल का, डीएनए ही नहीं बनेगा तो सेल डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कीमोथेरेपी में लीड टू हेयर लॉस। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, हेयर लॉस हो जाता है। इसी वजह से जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, जो कीमोथेरेपी से जा रहे होते हैं, उनके बाल नहीं होते, वो पूरे तरीके से गंजे होते हैं, क्योंकि उनके हेयर जो है वो लॉस हो चुके होते हैं ड्यू टू द कीमोथेरेपी। ऐसा नहीं है कि कैंसर है इसीलिए हेयर लॉस हो रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। कैंसर में जो दवाइयाँ लेते हैं उससे हेयर लॉस होता है, ये याद रखना। कैंसर के दवाइयों से हेयर लॉस होता है, कैंसर से हेयर लॉस नहीं होता, ठीक है। और जब ये ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाता है तो ये वापस आने लगते हैं, बाल वगैरह सारी चीजें सही होने लगती है। तो जैसे ही ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाता है तो सारी चीजें करेक्ट होने लगती है, ठीक है। बाद में आती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, रेडिएशन से वो ट्यूमर सेल को किल किया जाता है। रेडिएशन से ट्यूमर सेल को किल किया जाता है। तो कौन कौन से रेडिएशन यहाँ पे यूज किए जाते हैं, इट इज यूज्ड इन एडिशन टू कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी की जाती है। और रेडियोथेरेपी में बहुत सारे रेडिएशन बॉम्बार्ड किए जाते हैं कैंसरस टिश्यू पे, ठीक है। रेडिएशंस आर बॉम्बार्डेड ऑन द कैंसरस टिश्यू, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से रेडिएशन यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो रेडिएशन फ्रॉम कोबाल्ट, आइरिडियम एंड आयोडीन। तो ये जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, दैट इज कोबाल्ट, आइरिडियम एंड आयोडीन, इनके रेडिएशन से ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको किल किया जाता है, खत्म किया जाता है। इसके अलावा एक्सरे रेडिएशन भी यूज किया जाता है, गैमा रेज भी यूज किया जाता है, चार्ज पार्टिकल। तो ये भी कुछ रेज यूज किए जाते हैं कैंसरस सेल को किल करने के लिए, ठीक है, खत्म करने के लिए। इसी के साथ ये जो जितना भी ये रेडिएशन होता है, इसका ये प्रिकॉशन लिया जाता है और इस तरीके से किया जाता है कि नॉर्मल सेल को कोई हार्म ना पहुंचे और सिर्फ कैंसरस सेल ही किल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इट विल बी एंश्योर दैट टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस टिश्यू और सेल्स बट कॉज मिनिमम डैमेज टू सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू और सेल। तो ये बहुत मिनिमम डैमेज कॉज करते हैं सराउंडिंग टिश्यूज को, सराउंडिंग सेल को, सिर्फ कैंसरस सेल को ही ये मेनली डैमेज कॉज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं सर्जरी के बारे में। सर्जरी हमें पता है ऑपरेशन, अगर कोई ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उसको ऑपरेशन के जरिए यानी सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है, सर्जिकली रिमूव किया जाता है। तो सर्जरी में हम देखते हैं एंटायर कैंसरस टिश्यू और सेल्स आर रिमूव्ड सर्जिकली। तो सर्जिकली ये टिश्यू को, कैंसरस सेल्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इट
in certain cases such as breast tumor or uterine tumor the surgery is most effective। तो कुछ केसेस में जैसे कि ब्रेस्ट ट्यूमर में और यूटेराइन ट्यूमर में, यूटेरस में जो ट्यूमर होता है फीमेल में और ब्रेस्ट में जो ट्यूमर होता है उसको रिमूव करने के लिए सर्जिकल मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो गिवन टू किल कैंसरस सेल दैट मे हैव बीन एस्केप्ड इन द सर्जरी। तो ये जो भी थोड़े बहुत सेल निकल जाता है सर्जरी से, मतलब मान लो हमने पूरा ट्यूमर रिलीज निकाल दिया लेकिन एक दो कैंसरस सेल छूट गए तो वो तो फिर से डिवाइड होके फिर से ट्यूमर कॉज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे में उसके लिए रेडिएशन थेरेपी वगैरह भी यूज की जाती है। तो सर्जिकली भी रिमूव किया जाता है, कीमोथेरेपी भी यूज करते हैं, रेडिएशन थेरेपी भी यूज करते हैं, तो सारी थेरेपीज कॉम्बिनेशन में चलती है। लास्ट में हम एक दो और थेरेपीज देखते हैं, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम देखते हैं ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो ट्यूमर सेल क्योंकि हमारे खुद के बॉडी सेल होते हैं तो उसको जल्दी से बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती, और करती भी है तो सारे ट्यूमर सेल खत्म नहीं हो पाते। तो ऐसे में हम इसको और एक केमिकल इंट्रोड्यूस करके ट्यूमर सेल को किल करने के लिए हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी में कोई ऐसा केमिकल डालेंगे जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ट्यूमर सेल को खत्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे केमिकल को हम यहाँ पे बोल रहे हैं अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन ये केमिकल दिया जाता है, यानी ये एक तरीके का हम बोल सकते हैं कैंसर, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और कैंसरस सेल को किल करने में हेल्प करेगा। और साथ ही में कैंसरस सेल को ये स्टिमुलेट करता है कि कैंसरस सेल थोड़ा बहुत केमिकल सिक्रीशन बनाए जिससे कि इम्यून सेल उस कैंसरस सेल की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लो ये ट्यूमर है, इफ इट इज अ ट्यूमर, अब इसको हम अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं। तो अल्फा इंटरफेरॉन से ये क्या करता है, अल्फा इंटरफेरॉन से ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये अपने बाहर कुछ केमिकल रिलीज करेगा, केमिकल। ठीक है, और ये केमिकल स्टिमुलेट करेगा किसको, ये केमिकल स्टिमुलेट करेगा हमारे बाकी इम्यून सेल को, यानी कि टी सेल को और हमारे इम्यून सेल को, दूसरे इम्यून सेल को, और ये इम्यून सेल इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होते होते ये जाएगा भाई यहाँ पे ट्यूमर के पास और ट्यूमर को किल करेगा। तो यह हमारे टी सेल को भी एनहांस करता है, इसकी भी यहाँ पे इम्यून पावर बढ़ाता है। ठीक है, मतलब इसका टी सेल का एक्टिवेशन इंक्रीज करता है अल्फा इंटरफेरॉन, और दूसरा ये इसको केमिकल रिलीज करवाता है, ट्यूमर से कुछ केमिकल रिलीज करवाता है जिससे कि ये इम्यून सेल इसके तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोर्टिव थेरेपी के बारे में। सपोर्टिव थेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो ये थेरेपी यूज की जाती है टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ कैंसर। कैंसर को ये ट्रीट नहीं करती, ये सिर्फ कैंसर के सिम्टम को ट्रीट करती है, और ये थोड़ा लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए की जाती है। तो सपोर्टिव थेरेपी इज यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ कैंसर एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है, और सिम्टम्स को कम करने के लिए ये ट्रीटमेंट दी जाती है, सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है, जिससे कि क्या होता है, थोड़ा सा लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जीने की जो चाह होती है इंसान की, पेशेंट की, वो बढ़ने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बॉडी सही से काम कर रही है, सिम्टम्स ज़्यादा बॉडी शो नहीं करती, इसके अलावा बॉडी ज़्यादा साइड इफेक्ट शो नहीं करती, तो एक नॉर्मल लाइफ जैसा उसको फील होता है। बट एक्चुअली अभी भी उसके बॉडी में कैंसरस कंडीशन, कैंसरस ट्यूमर्स जो है वो प्रेजेंट है, और अभी भी उसकी लाइफ जो है वो खतरे में है, बट स्टिल एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में ये हेल्प करता है। दिस थेरेपी वैरीज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। तो ये थेरेपी वैरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, किस तरीके की सिचुएशन में वो अभी है। अगर वो बहुत फाइनल स्टेज में है तो फिर तो इसी पे सपोर्ट दिया जाता है, सपोर्टिव थेरेपी पे, बाकी तो और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो में एक सेक्शन दिया है कि हमारे इधर मुंबई में एक टाटा हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि मेनली कैंसर पे स्टडी करता है और कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली खारगर मुंबई में लोकेटेड है, महाराष्ट्र के। ठीक है, इट इज स्पेशल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे एशिया में वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट इसको बोला जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर इसको बोला जाता है। क्लोजली एसोसिएटेड विद द एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर पे रिसर्च करने के लिए ये इंस्टीट्यूट वर्क करता है। इट रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग कैंसर इंस्टीट्यूट इन द साउथ एशिया। तो पूरे साउथ एशिया में एक बहुत ही बड़ा ये कैंसर ट्रीटिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें कैंसर पे रिसर्च होती है। ठीक है, और कैंसर की ट्रीटमेंट होती है।
ठीक है। इसके अलावा इट इज ऑटोनॉमस बॉडी फंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ऑटोनॉमस बॉडी है मतलब ये गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में नहीं है, इसका जो भी वर्किंग है ये खुद कंट्रोल करता है और इसकी फंडिंग मिलती है एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑल्सो ओवरसीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट सिंस 1962। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें कोई ऐसा डायरेक्ट रोल नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको रेगुलेट करने में रोल प्ले करती है थोड़ा बहुत। 1962 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको रेगुलेट कर रही है, लेकिन इसको फंडिंग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटोनॉमिक एनर्जी से मिलती है, एटॉमिक एनर्जी से मिलती है। और साथ ही में एक एटोनॉमस बॉडी है, मतलब खुद के डिसीजन खुद लेती है, गवर्नमेंट पे पूरे तरीके से डिपेंड नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। कैंसर का ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत ही कम पैसे में या हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट फ्री में भी किया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कैंसर का भी वीडियो लेक्चर पूरा खत्म हो जाता है। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, बट आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए ताकि वीडियोस आपको मिलते रहिए, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आते रहे। जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।